शुरू करते हैं अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना भाग 1। और इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं कंपनी दीवान बनती है, कंपनी की आमदनी, संकट में बंगाल की अर्थव्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त और स्थायी बंदोबस्त की समस्या। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मुद्दा है कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इसका मतलब दीवानी अधिकार, वहां से राजस्व वसूल करने का अधिकार उनको मिल गया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन यहाँ जो चित्र दिखाया गया है, इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने से अंग्रेजों को एक निश्चय ही बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया था और इस घटना का वो बखूबी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां भारतीयों को वो अपने कदमों के नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने से अंग्रेजों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया और कंपनी ऐसे बड़े भूभागों पर अपने आर्थिक मामलों के बारे में एक मुख्य शासक बन गई और अपनी जमीन का शासक चलाने के लिए, जमीन आमदनी को व्यवस्थित करने के लिए उनको रास्ता भी ढूंढना था। वो भी रास्ता उनको मिल रहा है और उनको व्यापार भी करना था और व्यापारी कंपनी के नाते उसे ज़रूरत की जो चीज़ें खरीदी होती थी, बेचनी होती थी, वो भी उनको यहाँ आसान हो गया। और यहाँ से उनको ये कंपनी बाहर की है, ये कोई यहाँ देशी नहीं, ये बाहर की होने के कारण उनको हर पल सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि किसी के मन में परकीय लोग है यह भावना नहीं आनी चाहिए और इसीलिए वो हमेशा सावधानी बरतते थे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा और बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला तो चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत है और सम्मान था। लोग उनकी बात मानते थे, गांव में वो प्रमुख थे। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूर था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। अगर खत्म करेंगे तो सभी के सभी देशी लोग उनके खिलाफ हो सकते थे। फिर यह काम कैसे हो, अभी हम इसी अध्याय में यही देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसी कर रही है। इसका ही अध्ययन हम इस विषय में करेंगे। तो अगला मुद्दा है कंपनी की आमदनी, कंपनी की जो इनकम है वो कैसी होती थी। भले ही कंपनी को बंगाल में बहुत बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन आज भी कंपनी खुद को व्यापारी ही मानती थी, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ से चीज़ें खरीदेंगे सस्ते दाम पर और वो भारी दाम पर वो विदेशों में बेचेंगे। इस तरह की उनकी पॉलिसी थी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को वो व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगाना तो चाहती थी, लेकिन उसकी आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। मतलब कि अगर हम राजस्व लोगों पर लगा दिया, वो कम है ज़्यादा है, ये तय करना कंपनी के लिए मुश्किल हो रहा था और उनकी कोशिश थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूल करते रहे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदी करते रहे। ये उनका मकसद है
और इसी कारण 5 साल के भीतर 5 साल के भीतर ही बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो गया, डबल हो गया। 1865 में से इसके पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का निर्यात आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले भारतीय लोगों से सामान खरीदी करती थी। लेकिन ये भी परिस्थिति अब बदल गई, क्योंकि बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे, मतलब जो दीवानी अधिकार उनको मिला था, वहाँ से उनको पैसा मिलने लगा और इसीलिए बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। यही का पैसा यही के लोगों से खरीदी करने के लिए काम में आता था। यही कंपनी की ताकत बन गई। फिर इसी तरह से सिलसिला चलते रहा और संकट में बंगाल की अर्थव्यवस्था आ गई। इसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वो गहरे संकट में फंसती जा रही थी। उसका नतीजा ये हुआ कि कारीगर गांव छोड़कर भागने लगे, किसान लगान चुका नहीं पा रहे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती करने के लिए कोई उत्सुक नहीं थे। और उसमें से और दूसरी बात हो गई कि 1770 में अकाल में एक बहुत बड़ा अकाल हो गया, जिससे भूख के कारण, अनाज न मिलने के कारण लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई और इस तरह से बंगाल की अर्थव्यवस्था पूरे गहरे संकट में फंस गई। भले ही बंगाल की अर्थव्यवस्था इतने गहरे संकट में फंस गई, लेकिन अंग्रेजों को उनसे कुछ लेन देन नहीं था। अंग्रेजों को कंपनी को अपनी राजस्व आय के बारे में ही सोच रही थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसर को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है और इसीलिए वो अलग अलग तरह की कल्पना सोचने लगे। और फिर यह काम किस तरह से किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अब यह स्थायी बंदोबस्त क्या है और इसको लागू करने वाला गवर्नर जनरल है चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिन्होंने 1793 में यह लागू किया, जिसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं या अंग्रेजी में उसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, मराठी में उसको कायम धारा पद्धति कहते हैं। और इसमें शर्त ऐसी थी कि राजा या तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी जाएंगी, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन यह थी कि उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। और तीसरी शर्त, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई और इसका मतलब वो कभी ना बढ़ेगी ना कम होगी, इस तरह से वो फिक्स की गई है। और अंग्रेजों का ये कयास था कि इससे उन्हें नियमित रूप से तो राजस्व मिलता ही रहेगा, साथ साथ में ये वसूल करने का जो जिम्मा है ये भारतीय लोगों के पास देने से कंपनी आसानी से यहाँ प्रशासन कर सकती थी, जिनको उनको कोई रोकने वाला या टोकने वाला नहीं था। यही उनका समझ था। अभी ये स्थायी बंदोबस्त लागू तो किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि स्थायी बंदोबस्त में कोई समस्या नहीं थी। भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाता, ये उनकी शर्त थी। और उन्हें लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे, इस तरह का उनका कयास था। लेकिन इनकी में समस्या ये थी कि कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन के सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। जो ज़्यादा से ज़्यादा इलाका खेती के दायरे में लाना था, वो लाने के लिए जमींदार अभी भी खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जमींदार खुद राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारे जमींदारों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी, जमींदारी छीन ली जाती थी और साथ साथ में उनकी जमींदारी नीलाम भी कर ली जाती थी। इस तरह की समस्या निर्माण हो गई।
अगर हम किसानों की बात करेंगे तो किसानों के लिए ये बहुत बड़ी दमनकारी व्यवस्था थी। बाजार में कीमती बढ़े और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को लगता था जमींदारों को यहाँ फायदा हो रहा है, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। किसानों को ज़्यादा लगान चुकाना पड़ता था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। और लगान चुकाने के लिए किसानों की समस्या ये थी कि उनको महाजन से या साहूकारों से कर्जा लेना पड़ता था। आगे जाकर खेती में विस्तार हुआ, लेकिन कंपनी को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसका फायदा जमींदारों को होने लगा। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय चार्ल्स कॉर्नवालिस यह भारत का गवर्नर जनरल था। इन्होंने ये लागू की है। बंगाल के रैयतों पर जिस तरह से यह स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो इसके बारे में बहुत सारे अंग्रेज विद्वान भी अपने मत व्यक्त करते हैं। तो उसमें से बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एच.टी. कोलब्रुक ने, नाम है एच.टी. कोलब्रुक, इन्होंने इस स्थिति का बयान इस तरह से बताया है। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो उसे भयानक हालत में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं, न ही उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। इस तरह से इस कायम धारा या स्थायी बंदोबस्त का वर्णन किया गया है, जो किसानों के लिए बहुत ही दमनकारी थी, साथ साथ में जमींदारों के लिए भी दमनकारी थी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फायदा तो ब्रिटिश लोगों को ही हो रहा था। तो दोस्तों, आज हम यही रुकते हैं और इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।